अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है भाई। चलें भाई शुरू करते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ स्टोरी। भाई आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, नावल कैसा लग रहा है, स्टोरी अच्छी लग रही है नहीं लग रही। बता दिया करो यार, देखते हो सुनते हो तो फिर बता दिया करो। वो हार से ममते वजूद के साथ मेहंदी के फंक्शन के तमाम इंतजामात देख रही थी। आज इसकी नन की शादी थी मशहूर रईस खानदान के इकलौते वारिस जावेद शाह से। वो यतीम लड़की साल पहले बेवा हुई थी, तब से ससुराल वालों को बेजा जुल्म से रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? इसके लरजते हाथ देख जावेद ने पूछा। तो माया की नंद सबा ने बेचैनी से पहलू था। जल्दी करो, रस्म शुरू कब होगी? वो गुस्से से बोली। तमाहा जल्दी से हाथ चलाने लगी, मगर इसी दौरान इसे जोरदार चक्कर आया। मेहंदी का थाल उलटकर सबा के कपड़ों को सत्यानाश कर गया था। मनहूस लड़की, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। सबा ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसे रसीद किया था, इससे पहले कि और जुल्म करती। जावेद जबत खौफ कर दौड़ा। खबरदार सबा, डैड आप काजी साहब को बुलाएं, मैं अभी माह को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। माह जल्दी उठो और काम कर लगो। मेहमानों के आने से पहले अपने तमाम काम खत्म करके दोबारा से अपने इस हजरे में तशरीफ ले आना। अगर आज के दिन कोई भी गड़बड़ हुई तो देख लेना, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी और साथ साथ तुम्हें इस घर से भी धक्के मार कर निकाल दूंगी। जीते जी मेरे बच्चे को तो तुमने खुशियां दे नहीं सकी, अब कम से कम इस घर में रहने के लिए थोड़े हाथ पैर ही चला लो। शाइस्ता बेगम दरल्ले से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होती हुई इसके सर पर खड़ी होकर दौड़ी थी, जबकि वो नींद से बोझल आंखों को खोलते हुए उठ के बैठी थी। पास पड़ा हुआ डबट उठाकर कंधे पर डालते हुए इसने अपने कदम नीचे बढ़ाए थे। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं अभी काम में लग जाती हूँ। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये काम खत्म हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। आज सब कुछ ठीक होगा, नरमी से कहती हुई अपनी आंखों को मसलते अपना सर नीचे झुकाए हुए थी, जबकि शाइस्ता बेगम ने इसे देखकर हंगार बरता और अपने कदमों को बाहर की जानब लिए हुए बढ़ गई थी। करम जली बांझ औरत कहीं की, मुंह में बड़बड़ाते हुए वह दरवाजे की जानब बढ़ गई थी, जबकि पीछे वो छलनी होते वजूद के साथ इनके अल्फाज को सुन के रह गई थी। समझ नहीं आता था कि इतने अरसे तक ये अल्फाज सुनकर भी इसका वजूद इन लफ्ज़ों का आदी क्यों नहीं हुआ था। क्यों हर बार ये अल्फाज इससे खरीदते महसूस होते थे, जिसमें इससे जख्म हर गुजरते पल के साथ रस्ता हुआ रहता था। तबीयत अपना हल्क तर्क करके हाथों को मसलती हुई किचन के जाना पड़ी थी। आज सुबह के रिश्ते के कुछ लोग आ रहे थे। रिश्ते के लिए लोग बहुत ज़्यादा रईस थे, तो इनकी सास शाइस्ता बेगम चाहती थी कि इसका रिश्ता यहीं पर हो जाए, जबकि वो दाइम की बेवा थी जिसकी वफात 1 साल पहले हुई थी, तो वो वही यहीं अपने ससुराल की होकर रह गई थी। पीछे तो इसकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं। एक भाई था, मगर वो भी कुछ अरसे पहले हादसे में चल बसा था। माँ शाइस्ता बेगम ने दांत पीसते हुए इसे बाल से पकड़कर झटका दिया था, जबकि वो जो किचन के काम करने के साथ साथ चूल्हे के पास ठहरी हुई कुछ गर्म कर रही थी। अचानक से खींचने जाने पर बर्तन हाथ से छूटा था, तो गरम गरम तेल के चिपटे पाँव को झुलसा जाते हुए बेहतर इससे कराने पर मजबूर कर गए थे, मगर यहाँ तो एहतजाज करने तक की इजाज़त नहीं थी। तभी वो लब बीच कर खुद पर जबर रखते हुए इनकी जानिब पलटी थी। मैंने कहा था कि जब मेरी बेटी के रिश्ते वाले यहाँ आए तो इनके सामने भूले से भी मत भटकना, मगर लगता है तुम्हें तो कोई भी बात समझ ही नहीं आती। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दांत पीस कर बोलते हुए शाइस्ता बेगम ने इसे खूनी से दबोच कर अपने जानिब झटका दिया था, जिस पर वह जबरदस्त से अपनी आंखें मीच गई। अम्मी बहुत काम था किचन में, काम खत्म नहीं हुआ था। अगर किसी भी चीज़ में कोई कमी रह जाती तो आप नाराज़ होती, इसलिए सिर्फ मैं किचन तक ही आई हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। आप फिक्र मत करें, संजीदगी से बोलते हुए इसने सुर पड़ते हुए चेहरे के साथ जबरदस्ती कहा। तो क्या साबित करना चाहती हो कि मैं एक जालिम सास हूँ? तुम वो बांझ लड़की हो जो मेरे बेटे को जीते जी कोई खुशी नहीं दे पाई, और अब इसके मरने के बाद परसुकून होकर इस घर में दंदनाती हुई फिर रही हो। हालांकि तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम्हें अपने शोहर के साथ ही हादसे में मर जाना चाहिए था। तुम हमारे सीनों पर मूंग दलने के लिए अभी तक जिंदा हो। एक झटके से इसके बालों को छोड़कर कहती हुई शाइस्ता बेगम नहूद से इसके चेहरे को देखकर अपने कदम बाहर की जान बढ़ा गई थी। खबरदार, इन मेहमानों के सामने तुमने आने की गलती भी की तो मैं अभी फिलहाल तुम्हारा साया अपनी बेटी के नसीब पर पड़ने नहीं देना चाहती। बांझ लड़की, अगर वक्त से पहले ही रिश्ते वालों के सामने आ गई तो रिश्ते कहाँ कामयाब होना है।
सर्द लहजे में इससे अंदर तगत चीरते हुए बोलती, शास्ता बेगम बाहर लाउंज में मेहमानों की जानब बढ़ गई, जबकि जाते हुए इसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट फैल की थी। पीछे महा अपने पाँव को दबोचते हुए खामोशी से चंद आंसू बहाए थे, मगर अभी फिलहाल इसके पास ये सब करने का वक्त नहीं था। तभी उठकर गहरा सांस लेते हुए दोबारा से किचन के कामों में मसरूफ हो चुकी थी। इसे जल्द से जल्द ये काम खत्म करते हुए यहाँ से बाहर की जानब घिसकना था। वो बात ना अगर इन लोगों की नजर पड़ जाती तो अभी तो बात सिर्फ बातों तक महदूद थी, फिर इसके साथ जो होना था वो खौफनाक हो सकता था। एक्सक्यूज में कदम कदम चलते हुए अंदर की जानब दाखिल हुआ था, मगर शायद मेन दरवाजे से दाखिल होने की बजाय वो पिछले सहन में आ निकला था, जहाँ छोटी छोटी क्यारियों में फूल लगे हुए थे और साथ एक पीपल का बड़ा सा दरख्त भी मौजूद था। पिछले हिस्से में रखी गई बेंच पर बैठते हुए वह शायद कान से फोन लगाते हुए कोई जरूरी बात कर रहा था, जब वो हाथ में बरनाल थामे पिछले सहन में आ निकली थी। क्योंकि इस सहन का दरवाजा किचन में ही खुलता था, तो खामोशी से चलते हुए आकर बरामदे से नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर वो बैठ चुकी थी। हाथ में थामी हुई बरनाल को आहिस्ता आहिस्ता पांव पर लगाकर अपने जख्म पर मरहम रखते हुए वो खुद ही अपना मसीहा थी। जब किसी ने इससे मुखातब किया था, धड़कते हुए दिल के साथ अपना चेहरा उठाए सामने इस नौजवान को देखा था, जो यकटक इसके चेहरे को ही देखे चले जा रहा था। वजाहत से भरपूर वो नौजवान सुर्ख व सफ़ेद रंगत लिए हुए अपनी सब साहिर आंखों से इसकी जानब देखता हुआ दिखाई दे रहा था। बिना पलकें चिपकाए हुए माहिक के चेहरे को देखते हुए वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी सर पर रखे हुए दुपट्टे को ड्रेस करती हुई इसने हल्क तर करते हुए अपने सामने ठहरे इस जवेर शाह को देखा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गालबन आप अम्मी के मेहमान हैं, आपको अंदर होना चाहिए था। इस किसी में आपका कोई काम नहीं, वो खुलाकर कहते हुए वो उठ खड़ी हुई थी, जबकि हाथ में थामी हुई बरनाल छूट कर इसके पाँव के पास जा गिरी थी, जिस पर एक निगाह डालते हुए जवेर शाह ने आगे बढ़कर इसके पाँव के करीब से बरनाल उठाई थी। तभी वो बदक के पीछे हटी थी। लगता है आपको मसीहा की ज्यादा जरूरत है, हल्की मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे को देखकर बोलते हुए वो बरनाल इसकी जानब बढ़ा चुका था, जब लब काटते हुए महा इसके हाथ से बरनाल खींचते हुए अंदर की जानब अपने कदम बढ़ा गई थी। हरकत तो मुझे मिल ही गई, तैमूर काज़मी की बहन महा धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए इसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे वो मिल गई, तैमूर काज़मी की बहन। क्या आप इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती? आपने मुझसे वादा किया था कि जब वो मुझे मिल जाएगी तो आप मेरा निकाह इससे ही करवाएंगी। खुशी से बोलते हुए जावेद शाह ने इस सामने बैठी हुई नुसरत बेगम के हाथों को थाम कर कहा, जबकि नुसरत बेगम ने अचनबियत से अपने बेटे के चेहरे की जानब देखा। तुम्हें वो कहाँ मिली? तुम तो मेरे साथ सबा के घर पर गए थे ना, इसके अलावा तो तुम कहीं गए नहीं। कहीं इसके घर ही तो तुमने इस लड़की को देखा नहीं? हैरानगी से इस्तफार करते हुए इसने सामने बैठे अपने बेटे की जानब में देखा था, जो चमकती हुई आंखों से अपनी माँ को ही देख रहा था। मैंने वहीं पर महा को देखा है मामा, वो वही थी, वो तैमूर काज़मी की बहन महा काज़मी ही है, वही महा जिसको पिछले कुछ अरसे से ढूंढ रहा हूँ। आपको याद है ना मेरा दोस्त तैमूर, जिसकी मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी? इसने मरने से पहले सिर्फ एक ख्वाहिश दायर की थी कि मैं इसकी बहन की जिम्मेदारी उठा लूँ, मगर मेरे इसके घर तक पहुँचने से पहले ही वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब वो मुझे मिल गई है मामा। लब काट कर कहता वो अपना एक हाथ बालों में चलाते हुए अपने वजूद में उठती हुई बेचैनी को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन जावेद बेटा, मैंने शायद से सुना है इनके घर में सबा के अलावा कोई और लड़की मौजूद नहीं है, और जो लड़की वहाँ मौजूद है वो महा आफ्ताब है, दाइम आफ्ताब की बीवी। अल्फाज थे कि बम जो इसके सर पर गिरा था, वो तो इसे आज भी तैमूर की बहन महा काज़मी समझ रहा था, मगर अब तो वो किसी और के घर की बहू निकली थी। तभी खामोशी से वो दोनों बस एक दूसरे के चेहरे देख कर रह गए थे। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुमसे शादी के बारे में कोई बात नहीं की, मगर अब तुम्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा। जवेद शाह सबा से शादी कर लो, अच्छी लड़की है। रही माहा की बात, तो मुझे नहीं लगता कि माहा और इसके घर वाले दोनों में से कोई भी इस रास्ते के लिए राज़ी होगा। इस बेचारी लड़की के लिए मुश्किलात और मत बढ़ाओ और खामोशी से सबा से निकाह कर लो। नरमी से बोलकर जावेद शाह का कंधा थपथपाती हुई नुसरत बेगम उठकर आगे की जानब बढ़ गई थी, जबकि वो गैर मरी नुक्ते पर अपनी निगाहों को टिकाए हुए था। तो क्या वो इसके नसीब में लिखी ही नहीं गई थी? क्या शुरू से ही वो किसी और का नसीब थी? मगर इसके पहलू में धड़कते हुए दिल का क्या, जो सिर्फ इसी का तलबगार था। आंखें मीच कर सोते हुए अपने लबों से सर्द आह भर चुका था। जावेद शाह की खामोशी पर नुसरत बेगम ने शादी करने में जल्दी की थी। वैसे भी इन्हें जावेद शाह की खामोशी किसी आने वाले तूफान का पेश हिम्मत दिखाई दे रही थी।
तभी चटमंगनी पट ब्याह करते हुए वो शादी की तारीख तय कर चुकी थी। तभी अब ने तयन करदा तारीख के मुताबिक आज वो मेहंदी के लिए सबा के घर पर अपने बेटे और अहले वयाल समेत मौजूद थी। आज सुबह से ही वो बुहार में तप रही थी जब शाइस्ता बेगम ने इसे बाजू से थाम कर किचन की राह दिखाई थी। सुबह से लेकर अब तक वो कांपते हुए हाथों के साथ हर काम को सरअंजाम देते हुए इन्हें मुतमिन करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर काम थे जो खत्म होने में नहीं आ रहे थे। घर में होती शादी और फिर काम करने वाले जब एक ही हो तो काम कहाँ खत्म हुआ करते हैं। अभी भी लरजते हुए कदमों के साथ वो सादा सा लॉन का सूट पहने हुए मेहंदी के थाल लिए हुए कदम कदम चल कर आती हुई दिखाई दी थी और सामने बैठे हुए जावेद शाह ने इसे देखते ही अपनी सांसें तक रोक ली थी। इन दोनों के करीब आकर थाल इनके सामने टेबल पर रखती हुई वो इन दोनों से ही नजरें चुराए हुए तुरांसा होकर बैठी थाल में हर चीज़ बराबर करने लगी थी, जबकि सबा के पहलू में बैठे हुए जावेद शाह की निगाहें तो वहाँ के वजूद से चिपक कर रही थी। इसने जितना अपने दिल को समझाने की कोशिश की थी मगर ये इसके बस की बात नहीं थी। अभी इसी पर माहा के चेहरे को देखते इस बात का ख्याल आया था वो किसी भी दूसरी लड़की को इस तरह से नहीं चाह सकता जिस तरह से वह माहा को चाहता है। वो बाहर से बनते वजूद के साथ मेहंदी के फंक्शन के तमाम इंतजाम देख रही थी। आज इसकी नन की शादी थी मशहूर रईस खानदान के इकलौते वारिस जावेद शाह से। वो यतीम लड़की साल पहले विवाह हुई थी, तब ससुराल वालों के बेजा जुल्म सह रही थी। आपकी तबीयत ठीक है? इसकी कांपते हुए हाथों को देख भला आहर जावेद शाह ने तशवीश से इसके चेहरे को देखा था जो हर गुजरते पल के साथ सुर पड़ता चला जा रहा था। जावेद शाह ने पूछा तो माहा की नन सबा ने बेचैनी से पहलू बदला था। आहर इसका होने वाला मीर मंगेतर इसकी बाबी ही में क्यों दिलचस्पी ले रहा था। कहीं दूर से इससे सुर्ख अलार्म जलते हुए महसूस हुए थे। जल्दी करो, रस्म शुरू कब होगी? वो उससे बोली तो माहा जल्दी से हाथ चलाने लगी, मगर इसी दौरान इसने जोरदार चकराया। बाहर से लरजते हुए वजूद के साथ इसके हाथ में थामा गया मेहंदी का थाल उलट कर सबे के कपड़ों का सत्यानाश कर गया था। मनहूस लड़की, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे। मेहंदी का गिर कर कपड़ों को दागदार करना था कि सबा ने एक जनाटेदार था पर इससे रसीद किया था। इससे पहले कि और जुल्म करती जवेर जबत खोकर दाड़ा। खबरदार सबा, डेट आप काजी साहब को बुलाएं, मैं अभी माहा को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। पास मौजूद अपने बाप जवेर शाह को देखकर कहते हैं। जवेर शाह मजबूत लहजे में गोया हुआ जबकि अपने मजबूत हाथों से आगे बढ़कर लड़खड़ाती हुई माहा का हाथ थामा था। ये आप क्या कह रहे हैं जवेर शाह? आपका निकाह मुझसे होने वाला है। आप मेरे मंगेतर हैं या फिर इस बदकिरदार लड़की ने आपके ऊपर जादू करके आपको भी बरगलाया है जो आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? सांप की बंगार लहजे में लिए हुए कहती सबा इसे देखती हुई गोई हुई थी, जबकि माहा ने निरसते वजूद के साथ सामने ठहरी हुई अपनी नंद और जावेद शाह का चेहरा देखा था। मजीद वजूद ने बोझ उठाने से इनकार किया तो चुकराते हुए सर के साथ जमीन बोस हुई थी। जैसे आगे बढ़कर जावेद ने अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा था। बगैर पास मौजूद लोगों परवाह किए वो एक झटके से इसे अपनी बाहों के हिसार में थामते हुए अंदर घर की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे तमाम लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रखे हुए इसे जावेद शाह की बाहों के हिसार में देखा था। सबा ने बीच बताव खाते हुए जावेद की बाहों के हिसार में माहा का वजूद देखा था। हाथों की मुठ्ठियां बेचकर एक झटके से सामने पड़ी हुई मेज पर रखी तमाम चीज़ों को उल्टाते हुए अपना लहंगा दोनों हाथ में थामे अंदर की जानिब बढ़ गई थी, वहाँ जहाँ कुछ देर पहले जावेद शाह माहा को लेकर गया था। देखिए, आपको मेरी साइड लेने की ज़रूरत नहीं। यूँ बड़े मजमे में मेरी साइड लेकर आप मुझे मज़ीद बदनाम कर रहे हैं। मैं यहाँ इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हूँ, आपको मेरे बिखेरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मुश्किलात और मत बढ़ाएं। इसे अंदर लेकर आया था जब चेहरे पर पानी की छिपटे मारते हुए इसने इसे होश में लाकर पानी के गिलास इसकी जान बढ़ाया था। 2 घूंट हल्क से नीचे उतारे थे तो जिससे में कोई जान आई थी। तभी तकिए के सहारे नीम बेजान हुई हालत में वो सामने ठहरे हुए जावेद शाह को देखते हुए अपनी निगाहों जगा की थी। आपको लगता है कि आप यहाँ पर एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता बाहर जिस तरह से आपकी नन ने आपके साथ सलूक किया। कोई भी गैरतमंद इंसान देखकर कम अज़ कम ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ पर इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये मेरा हतमी फैसला है। मैं आपके निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। नीचे जो कुछ भी हुआ, अगर आप इसके बाद भी आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहेंगी तो लोग आपके बारे में कितनी बातें बनाएंगे ये आप मुझसे बेहतर पता है। संजीदगी से कहते हुए जावेद शाह ने इसकी आंखों में देखा जो निगाहें मिलाने पर अपनी नज़रें चुरा की थी। मगर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी शादी पहले हो चुकी है और मैं अपने शोहर की बेवा की हैसियत से रह रही हूँ।
میں شادی کر کے مزید خود کو کسی بھی نئے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی. خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں. صبا سے شادی کرنے میں بہت اچھی لڑکی ہے، بس غصے کی تھوڑی سی تیز ہے، لیکن اگر آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دونوں کے لیے آسانی رہے گی. روحن سی لہجے میں کہتے ہوئے اس مرتبہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تھے. جب ایک جھٹکے سے آگے بڑھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے اس کے بے حد قریب آن بیٹھا تھا. کیا میں کوئی بھی عزت نفس موجود نہیں ہے آپ میں؟ اگر ایک انسان سامنے سے بڑھ کر آپ کو نکاح کی پیشکش کر رہا ہے تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ جہنم جیسی زندگی کو چھوڑے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا سوچیں؟ آپ کے سابقہ شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اب آپ ان کی بیوہ ہیں. ان کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی آپ سے نکاح کی خواہش رکھتے ہوئے آپ سے نکاح کر سکتے ہیں. سنجیدگی سے کہتے ہوئے زاویر شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کر کہا، جبکہ وہ یوں اس کے طاق کا نشانہ مارنے پر اپنی نگاہوں کو چرا گئی تھی. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ صبا کا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی. نہیں، زاویر شاہ کے جذبوں کی آنچ اس کی آنکھوں سے ہی واقع تھی. تمہارے پیٹ پیچھے گل چھڑیاں اٹھائے جا رہے ہیں. کمرے میں داخل ہوتی صبا سامنے کمر دیکھتے سلک اٹھی تھی، جہاں وہ سامنے ہی ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے ہوئے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے صبا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو. بکھلا کر کہتے ہوئے ماہا نے اسے واضح دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس بری نظروں سے ساتھ بیٹھے ہوئے زویر کو بھی دیکھا تھا. چکراتے ہوئے سر کے ساتھ بھی اس نے خود کو زویر سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر زویر شاہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے اور بھی زیادہ قریب کر چکا تھا. تمہیں جو سوچنے ہیں تم سوچ سکتی ہو، کیونکہ یہ تمہاری بھابھی نہیں رہی، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اور میں اپنی ہونے والی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا ہوں. اس لیے اپنے لہجے کو سنبھال کے بات کرنا. میں اپنے سے جڑ رہے اور رشتے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوں. میں سامنے والے کی زبان کھینچنے میں پل بھر بھی نہیں لگاتا. سرد لفظوں میں بولتے ہوئے صبا کے وجود میں کپکپی دوڑانے کا باعث بنا. تو ابھی اتنے فاصلے اس کے چہرے پر دیکھتی ہوئی 2 قدم پیچھے لے چکی تھی، جبکہ سامنے ہی دروازے سے شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی. میں تو جانتی ہی تھی یہ لڑکی ہے ہی بدکردار، نہیں تو ہمارے بیٹے کے مرنے کے بعد یہ اپنے گھر چلی جاتی. یہ یہاں رہی کیونکہ یہ ایسے ہی کسی امیر زادے کو پھنسانا چاہتی تھی. ہائے ہائے، میری تو قسمت ہی پھوٹی جو ایسی ہستی کے سام کو دودھ پلایا، جو میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر آباد کر رہی ہے. شائستہ بیگم ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ کر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں گویا ہوئی، جبکہ ماہا نے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا تھا. خدا کے لیے میری عزت کا مزید تماشا مت بنائیں، یہاں سے چلے جائیں. صبا سے شادی کریں، بہت اچھی لڑکی ہے، میں جیسی ہی ہوں ٹھیک ہوں. آپ کو میری زندگی میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. میرے لیے مشکلات اور مت بڑھائیں. دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اپنے لب کاٹتے نیم ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے زویر شاہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زویر شاہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا. نہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہاں، اس کے خانے میں تو ہرگز بھی نہیں. ایک عزم سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ڈیڈ، مولوی صاحب کو اندر بلائیں. سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ایک نظر پلٹ کر شائستہ بیگم اور دوسری نظر صبا کی جانب دیکھا تھا، جبکہ دانستن ماہا سے آنکھیں ملانے سے پرہیز کیا تھا. جس کو بیوی بنانے جا رہے ہو پہلے اس کی حقیقت سے تو آگاہی لے لو. یہ لڑکی بانجھ ہے، تمہیں کبھی اولاد نہیں دے سکتی. ہمارے بیٹے کی زندگی رہتے ہوئے بھی یہ اسے خوشی نہیں دے سکی تو تم اپنے خاندان کے اکلوتے وارث ہو. مجھے لگتا ہے اس چیز پر سمجھوتہ کرنا تمہارے پورے خاندان کی خاتمے کے برابر ہے. چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے ہوئے سامنے ٹھہری ہوئی شائستہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ صبا کے لبوں پر بھی طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. زبرد کے کڑھے مرحوں سے گزرتے ہوئے زویر شاہ نے سرخ پڑتی ہوئی آنکھوں سے سامنے ٹھہری ہوئی ان 2 عورتوں کو دیکھ کیا، جو ایک عورت کا پردہ چاک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. اگر خدا نے میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی تو میں بے اولاد ہی اچھا ہوں. مجھے آپ میں سے کسی سے بھی اپنی بیوی کے کردار اور اس کے صحت کے حوالے سے آگاہی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی نے بھی میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بولنے کی ضرورت کی تو میں تمام لحاظ بھول جاؤں گا. سرد لہجے میں بولتے ہوئے سامنے صوفے پر جا بیٹھا تھا، جب نصرت بیگم آگے بیٹھتے ہوئے ماہا کے سر پر دوپٹہ ڈال چکی تھی. کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کے گونجنے والے الفاظ پر وہ جو کہیں کھوئی ہوئی تھی اچانک سے حال میں لوٹی تھی. سامنے ہی ایک نگاہ تنفر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئی شائستہ بیگم پر ڈالی تھی، جو دوسری نگاہ صبا کی جانب جو آنکھوں میں نفرت لیے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. پھر بس اس اپنے لب کچل رہے تھے جب ساتھ بیٹھی ہوئی نصرت بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا. میرا بیٹا تمہیں خوش رکھے گا. میں نے اس کی تربیت اس طرح نہیں کی کہ وہ تمہیں تمہاری کسی بھی کمی کی بنا پر چھوڑ دے.
मेरा बच्चा हमी भर लो, शायद हालात का तकाजा यही है। नरमी से इसके कान के करीब झुककर कहती हुई नसरत बेगम ने इसका हाथ दबाया था, जिस पर वो धीमी आवाज में हामी भर की थी। निकाह होते ही एक झटके से अपनी जगह से खड़े होकर ज़ुबैर शाह ने अपने कदमों की इसकी जानिब बढ़ाए थे, जो बिस्तर पर लरजती कांपती हुई इसकी माँ के साथ बैठी हुई थी। आगे बढ़कर एक बाजू से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए और दूसरे हाथ इसकी उंगली में उलझाकर इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम चुका था। चले मामा, आपकी बहू को घर लेके जाने का वक्त हो गया है। संजीदे से कहते हुए ज़ुबैर शाह इसके हाथ थामे हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि शाइस्ता बेगम के करीब से गुजरते हुए इन्हें घूरना नहीं भूला था। बाहर से इसके लरजते वजूद को मजबूती से थामे हुए इससे अपने कमरे में दाखिल हुआ था। जब बिस्तर पर लाकर बिठाते हुए इसने नरमी से इसके दुपट्टे को छुआ था। इरादा इसे आरामदेह हालत में लाकर दवाई देकर सुलाने का था, मगर वो बदक्कर पीछे हटी थी। आप मुझे हाथ मत लगाएं प्लीज़, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। घबराहट से बोलते हुए इसने सामने ठहरे ज़ुबैर शाह की जानब देखा। माहा की बात सुनकर वो गहरा सांस भरते हुए इसके बेहद करीब बिस्तर पर आन बैठा था। रुख इसकी जानब करके नरमी से इसके दोनों हाथों को अपने हाथों के की मजबूत गिरफ्त में लेकर लबों से लगाते हुए इसकी आंखों में देख गया। जानता हूँ ये सब कुछ आपके लिए गैर मुतवक्का है। मैं कभी भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर मुझे इस बात का यकीन होता आप वहाँ पर खुशी खुशी रह रही हैं, मगर वहाँ मौजूद लोग आपके साथ गैर इंसानी रवैया देखकर मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ा। आप चाहें जितना चाहें मुझसे वक्त ले सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। संजीदगी से बोलकर इसकी आंखों में झांकते हुए वैसे अपने अल्फाज की सच्चाई से रोशना कर रहा था, जिस पर अपने लब काट कर अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब फेर रही थी। न जाने कि उस सामने बैठे हुए इस वजीह शख्स की आंखों में देखते ही उसका दिल बेख्तियार इसकी बात पर ईमान लाने को कर रहा था। सामने बैठे हुए ज़ुबैर शाह की आंखों की लपक जब इस नाजुक लड़की की बर्दाश्त से बाहर हुई थी तो घबराते हुए वजूद के साथ बिस्तर से नीचे उठ खड़ी हुई थी। मुझे चेंज करना है, बखला कर कहते हुए कमरे की दूसरी जानिब मौजूद दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी, जबकि पीछे ज़ुबैर शाह ने गहरा सांस भरते हुए खुद को बिस्तर पर दराज किया। दोनों हाथ सर के पीछे रखते हुए आंखों में सुकून का जहां लिए हुए उसे अपने कमरे में यहाँ से वहाँ जाता हुआ देख रहा था। एक इत्मीनान की लहर थी जो उसके पूरे वजूद में फैल गई थी। तभी वो पुरसुकून होता अपनी आंखें बंद कर चुका था। माहा बाथरूम से निकलकर बाहर इसे सोफे की जानिब बढ़ता हुआ देखने और निहायत नरमी से इसका नाम पुकार गया था। तभी अपनी आंखें मीच कर गहरा सांस भरते हुए इसकी जानिब पलट चुकी थी। आपने मुझसे कहा था आप मुझे वक्त देंगे, हल्क तर्क करती बोली। इसका कहा गया वही जुमला इसकी तरफ उछाल चुकी थी, जबकि लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए वो बिस्तर पर उठ कर बैठा था। मैंने आपको वक्त देने को कहा है, मगर आप अभी भी मेरी बीवी हैं, मेरे निकाह में मौजूद है मेरी औरत। आप यहाँ पर बिस्तर पर आकर लेटे, नहीं तो मैं अपनी बात से मुकरने में ज़रा भी देर नहीं लगाऊंगा। लब दबा को बोलते हुए इसकी उड़ी हुई रंगत को देखते हुए मुश्किल अपने कह को जब्त कर गया। तभी वो खुलाकर बिस्तर की जानिब बढ़ते हुए दूसरी तरफ से बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। कमर से अपना पूरा वजूद छुपाए हुए अपनी आंखों जोर से मीच की थी। तभी उठकर बैठते हुए वो चंद कदम चलकर इसकी जानिब आया था, जब हड़बड़ाकर बैठते हुए कमल को अपने सीने पर दबोच की थी। फैली हुई आंखों के साथ सामने बैठे हुए ज़ुबैर शाह को देखा था। रिलैक्स हैं, ज़ुबैर शाह अपनी बात से नहीं मुकरता। अब मेडिसिन खाएं, बहुत तेज़ बुखार रहा है। संजीदगी से ऐसे सुर पड़ते चेहरे को देखकर वो नरमी से इसके हाथ को थाम कर अपने अंगूठे को इसके हाथ की पश्च पर रगड़ते हुए गोया हुआ था, जब हल्क तर करते हुए गोली जोर से इसके हाथ से थामती हुई अपने मुंह में रख चुकी थी। पानी की गिलास लबों से लगाकर साइड टेबल पर रखते हुए दोबारा से सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। एक ही रात में ज़िंदगी से क्या क्या हो गया, इसने तो कभी सोचा भी नहीं था किसी ज़िंदगी जो पलट जाएगी। बंद आंखों से ही वो ज़ुबैर को कमरे में हरकत करता हुआ महसूस कर सकती थी। जब नींद अंधेरे कमरे में वो आकर अपनी तरफ से बिस्तर पर दराज हुआ था, जब लम्हे गहरी सांस भर के इसके वजूद की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए एक झटके से पलटते हुए इसे कमर से थाम कर अपने बेहद करीब कर चुका था। ज़ुबैर लगड़ाते हुए लहजे में ओतजा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जब झुक कर अपने लबों को इसकी गाल से लगाते हुए वो आंखें बंद कर चुका था। एक ही जगह पर आपके बेहद करीब रहकर खुद पर काबू पाना मेरे लिए बेहद मुश्किल है बीवी।